चलो भाई आज डिस्कस करने वाले हम ओम्स लॉ। इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1826 में करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है, और उसी को क्या नाम दे दिया, ओम्स लॉ का नाम दे दिया। होता क्या ये, इट स्टेट दैट द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, वोल्टेज का नाम सुना होगा, इतने वोल्ट सप्लाई आई हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो करंट है जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होता है Q/T या फिर NE/T, यही पढ़ा था हमने। साथ में वोल्टेज है, कल ही हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन बाय चार्ज, ये भी कल हमने पढ़ा था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या कहता है कि जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। मतलब जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। डायरेक्टली रिलेट करता है। क्लियर है बात, ये उसने स्टेटमेंट में बताया था। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट जो जर्मन साइंटिस्ट हुए ये उन्होंने बताया हमको, ये बताया। लेकिन मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली जब वो करने लगे इसको, तो उन्होंने क्या कर दिया कि भी ये इससे डायरेक्टली रिलेट करता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, या कह सकते हैं इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दोनों बात बिल्कुल सेम है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दोनों बात क्या है, बिल्कुल सेम है, बट मैथमेटिकली दोनों में डिफरेंस आ गया। किस तरह से मैं बताता हूँ। उन्होंने मैथमेटिकली मैंने बताया, उन्होंने ये लिया आपके, और इससे क्या कर दिया आपको पता है, जब ये साइन आता है 9th क्लास में पढ़ा होगा प्रोपोर्शनलिटी का, इज इक्वल टू में चेंज करने के लिए क्या लगाते हुए, कांस्टेंट लगाते हुए, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में लगाता है फिजिकल टू एम ए वाले में। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू आर आई लगाते हो। आर क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसका हमने नाम दे रखा होता है रेजिस्टेंस। क्या नाम दे रखा होता है, रेजिस्टेंस। अब सेम काम अगर इस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल हैं। एक में तो फॉर्मूला है v इक्वल टू आई आर, एक में फॉर्मूला I इक्वल टू आर वी। अगर यहाँ से माई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V/R, और वहाँ पर I की वैल्यू क्या है, R इंटू वी। क्या इक्वल है, नहीं है। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। इसीलिए जब उन्होंने मैथमेटिकली इसको ऐसे प्रूव किया, तो उसके बाद से हमने ओम्स लॉ इसी को मानना स्टार्ट कर दिया। इसको ओनली फॉर स्टेटमेंट यूज करते हैं। थीसिस होती हैं, थीसिस जब सबमिट हुई, जब ये था थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल करेंगे तो क्या है,
ये वाला। अभी जो आपको याद रखना वो क्या रखना है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है बात, कोई डाउट? ओम्स लॉ वैलिड होगा सिर्फ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट फिक्स होनी चाहिए। कंप्यूटर जो टेम्परेचर है वो फिक्स होना चाहिए। अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, वेरी करेगा। वो भी बताएंगे कि क्या ऐसा रीजन है कि वेरी करेगा। ठीक है, एक बार इस स्टेटमेंट नोट करो, फिर आगे करते हैं। देखो भाई, अभी हमने किया ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के हमारे पास क्या आया, V इज इक्वल टू आई आया, यही आया। ठीक है, आपके सिलेबस में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ का ही है, जो प्रैक्टिकल है उसमें फर्स्ट क्या है, ओम्स लॉ ही है। उसमें करना क्या है, देखो किस तरह से होता है। आपके पास एक सर्किट डायग्राम होता है ओम्स लॉ का। सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं एक एमीटर जो करंट मेजर करता है। क्लियर है? एमीटर के बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस, अभी हमने बताया आपको रेजिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं रियोस्टेट। क्या लगा देते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को वेरी करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हैं उसको। इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पर पहले की तरह क्या लगा देते हैं कि की लगा देते हैं। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है इसके पैडल में हम क्या लगा देते हैं कि वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है किसका, ओम्स लॉ का, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एक V की वैल्यू आएगी, एक I की वैल्यू आएगी। VI की वैल्यू निकाल के आप R की वैल्यू निकालोगे V/I, और ये क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितने ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है। ठीक है, अगर आपकी लैब की बात करें 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम या 20 ओम मैक्सिमम, ये आपके पास लैब में रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। और जब हम I और V में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ ग्राफ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ओम्स लॉ को, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बार बना दो इसको। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। देखो बेटा, रजिस्ट का मतलब होता है रोकना। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर due to which resist the flow of charge passing through the conductor। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करते हैं उनको रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है उस कंडक्टर की, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। क्लियर है ये बात? अब वो रोकेंगे क्यों, रोकेंगे क्यों?
रोकने के पीछे सिंपल सा रीज़न होता है बेटा, कोई भी एक वायर होती है, कोई भी एक वायर है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, करंट का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन एक टेंडेंसी होती है, कोई भी अपनी पोजीशन को रिप्लेस नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता, तो क्या करता है वो, रजिस्ट करता, रोकता कि अपनी जगह पे रह जाए। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं उतना ही क्या अपोजिट फोर्स लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो यहाँ पर दो बच्चे हैं, कोई भी एक पाइप है जिसके अंदर है, इनको जाना है। ठीक है, ये जाने लग रहे हैं, लेकिन अगर इनकी जगह पे नियर अबाउट 100 स्टूडेंट हैं, क्या डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा? क्या वो एक साथ आराम से जा पाएंगे? अगर 2 स्टूडेंट है आराम से चले जाएंगे वो, लेकिन 100 है तो क्या करेंगे, रुकावट आएगी, आएगी नहीं आएगी? और सपोज हमने ये कर लिया है कि उनका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रखी है पहले ही, तो क्या होगा, वो इजीली जाने देंगे एक दूसरे को? नहीं जाने देंगे। इसका मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट किसी चीज़ पे डिपेंड करती है, हम देखते हैं अब किसकी चीज़ पे डिपेंड करती है। ये तो पता चल गया होता क्या है, किसी भी वायर में से, किसी कंडक्टर में से करंट को या चार्ज को पास होने से रोकने की प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। समझ में आ गई इतनी बात? अब ये डिपेंड किसी चीज़ पे करता है। अगर ये जो पाइप है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, क्या इजीली निकल जाएंगे? बिल्कुल निकल जाएंगे। अगर इसी के अंदर इनको 1 किलोमीटर तक जाना है, 1 किलोमीटर तक, क्या लड़ाइयाँ होने के चांस ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी दूर तक इसमें से निकल के जाना है, इजीली निकल जाएंगे। लेकिन यही जो पाइप है ये 1 किलोमीटर लंबी है, 1 किलोमीटर के अंदर ये सभी हैं, क्या बाहर निकलने की जल्दी नहीं होगी इनको? और जल्दी होगी तो क्या रुकावट ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे नहीं? इसका मतलब फर्स्ट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये होते हैं किसी चीज़ पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड किस चीज़ पे करता है वो हम बात करते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर किस तरह से करता है? The resistance of the conductor is directly proportional to the, हाँ जी, length of the conductor। मतलब क्या हुआ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज़्यादा किसी भी वायर की लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जितनी कम लेंथ होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? मैंने एक पाइप की हेल्प से आपको बताया, ऐसे इसमें रखना है। जितनी ज़्यादा लंबी दूर तक आप वायर लेके जाओगे उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। जितना छोटी अगर कोई वायर होगी तो उसमें उतना ही कम रेजिस्टेंस लगेगा। बात आ गई समझ में इतनी? सेकंड है इसका एरिया। अगर ये पाइप एरिया क्रॉस सेक्शन जो विड्थ होती है इसकी आधी हो जाए, उनको झुक के चलना पड़े, तो लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं होंगी। एक तो आराम से खड़े होके जाने लग रहे हैं,
और एक जाना भी है और झुक के जाना है, इतना वो नहीं है, तो क्या होगा, लड़ाई ज़्यादा होगी या नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, दूसरा आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक होता है एरिया पूरा एरिया और एक होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, सिर्फ सिंपल सी बात। अगर बहुत बड़ा चौड़ा है तो आराम से जा सकते हैं, अगर थिन है ये तो क्या होगा, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the area of क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब सिंपल सा है कि जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये डायरेक्टली था, ये क्या है, इनवर्सली, नोट कर दो। थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल। कोई जो आपके पास वायर है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, किस चीज़ की बनी हुई है, इस पे डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो उसमें कौन होता है, सिल्वर को मानते हैं, अभी तक पढ़ते आए हो आप। लेकिन रेजिस्टेंस सबसे कम गोल्ड का होता है। लेकिन अगर गोल्ड को या सिल्वर को आप लगाने लग गए, सुबह तक कुछ नहीं मिलने वाला आपको वायर में, ले जाएंगे चोर, कॉस्टली होते हैं। तो कौन सा लगाते हैं हम, कॉपर लगाते हैं आज के टाइम में। और अगर आप बाहर की बात करें, जो वायर होती हैं पोल वगैरह पे, उसमें एल्यूमिनियम लगता है, ठीक है। घर की सप्लाई जो होती है उसमें कौन सा लगता है, कॉपर वायर का यूज़ होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे कम किसका होता है, गोल्ड का, उससे ज़्यादा सिल्वर, फिर क्या आता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं। घर में किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का, और बाहर एल्यूमिनियम का। समझ में आ गई बात। बेस्ट कंडक्टर किसको मानते हैं, सिल्वर को। क्लियर है बात। फोर्थ है सबसे लास्ट, टेम्परेचर। ओम्स लॉ भी पढ़ाया आपने, उसमें क्या लिखा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को आपने वेरी नहीं किया था, रीजन यही था। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the temperature of the conductor। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ। आर की वैल्यू वेरी होती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, बढ़ती और कम होती है। अगर ये बढ़ जाएगी कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये दोनों इक्वल नहीं रह पाएंगे। जो हम कह रहे थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, रीजन रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तभी क्या होता है, V इक्वल टू आई आर हो पाता है। हमने आर को क्या कहा था,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन टेम्परेचर के साथ तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये जो लॉ है ओम्स लॉ वो वैलिड नहीं रह पाएगा, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें?